जिस रूस को भारत मानता है अपना दोस्त, उसी ने किया है देश के साथ बहुत बड़ा धोखा। आईएनएस विक्रांत के लिए अटकाए थे रोड़े। दोस्तों, कहा जाता है कि कामयाबी दुश्मन भी तैयार करती है। भारत को अंग्रेजों से मुक्त हुए 75 साल हो चुके हैं। इस बीच भारत ने कामयाबी के अनगिनत कीर्तिमान बनाए हैं। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त हमारे पास तकनीकियों का बहुत बड़ा अभाव था। हम दूसरे देशों से हथियारों की खरीद कर रहे थे। रूस तब से आज तक हमारा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर रहा है। अमेरिका और रूस दोनों ही दुनिया में सबसे बड़े हथियारों के विक्रेता है। दुनिया भर के देश इनसे हथियार खरीदते रहते हैं। ये दोनों देश उसी देश को अपना मित्र मानते हैं जो इनसे ज्यादा हथियार खरीदता है। हथियारों का बाजार इनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, अब भारत भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। वो दुश्मन के दिल दहलाने वाले हथियार बना रहा है। हाल में ही भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को लॉन्च करके कामयाबी का इतिहास रच दिया है। दोस्तों, भारत की ये कामयाबी न केवल देश के दुश्मनों को बल्कि देश के सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाले देशों को भी नागवार गुजरी है। दोस्तों, इस बारे में एक ऐसी खबर आ रही है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर भारत की कामयाबी से कौन कौन से देश जल भुनकर राख हो रहे हैं। किस देश के बारे में खुलासे से देशवासी हैरान हो रहे हैं। तो दोस्तों, मतलब कि इस दुनिया में कौन दोस्त है कौन दुश्मन, ये फैसला करना बेहद मुश्किल है। कहने को तो रूस भारत का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, लेकिन सच इतना कड़वा है कि शायद आपको हजम ना हो। दोस्तों, रूस चीन जैसे साम्यवादी देश केवल अपने फायदे के लिए किसी से भी दोस्ती करते हैं। भारत रूस से हथियार खरीदता रहा, इसलिए रूस भारत से दिखावटी दोस्ताना दिखाता रहा। ये उसकी बिजनेस पॉलिसी थी। लेकिन जब भारत खुद हथियार बनाने लगा तो रूस को इससे काफी झटका लगा है। सवाल उठता है कि इससे रूस को क्या खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, रूस ये जानता है कि अगर भारत खुद हथियार बनाने लगेगा तो रूस से हथियार खरीदना बंद कर देगा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया भी जा रहा है। तो इससे उसकी इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगेगा। इसलिए उसकी ये पॉलिसी रहती है कि भारत कभी भी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर न होने पाए। दोस्तों, इसके लिए रूस किस तरह का प्रोपेगेंडा करता है ये जानकर बेहद हैरान हो जाएंगे। सवाल उठता है कि आखिर रूस जैसा देश अपने हथियार बेचने के लिए किस पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, रूस की खुफिया एजेंसी दुनिया की बेहद ताकतवर एजेंसी मानी जाती है। खुद राष्ट्रपति पुतिन भी कभी केजीबी के जासूस रह चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केजीबी दुनिया के देशों में अपना बाजार बनाने के लिए उन देशों की राजनीति में इंटरफियर करती है। वो तमाम देशों में नेताओं के ग्लोरिफिकेशन से लेकर सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए काम करती है, और जब वो नेता पद पर बैठ जाता है तो उससे अपने मन मुताबिक डील भी करती है। और अगर कोई नेता उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसकी हत्या भी कराने से वो बाज नहीं आती। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द टास्केंट फाइल्स में भी इस सच को प्रकट किया गया है। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वही अमेरिका भी रूस पर इस तरह के आरोप लगा चुका है। आरोप तो रूस पर ये भी लगे थे कि रूसी खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनवाने में मदद की थी। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या पर भी रूस पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन वो पहेली उलझी ही रह गई है। आज भारत जब चीन के साथ सीमा विवाद में है, उसके बाद भी रूस चीन से नजदीकियां बढ़ा रहा है। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जहां तमाम देशों ने देश को बधाई दी है, वहीं भारत की इस कामयाबी से रूस को झटका लगा है। उसने भारत को इसके लिए रणनीतिक तौर पर बधाई जरूर दी है, लेकिन भारत की ये सफलता उसे खाए जा रही है, क्योंकि इस मामले में वो पहले से ही देश से गद्दारी कर चुका है। सवाल उठता है कि रूस ने इस मामले में भारत से क्या गद्दारी की थी। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, रूस की मंशा कैसे उजागर हुई। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। रूस पर निर्भरता कम कर रहे हैं पीएम मोदी। स्वदेशी हथियारों पर दिया जा रहा है जोर। दोस्तों, भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में कमीशन किया जा चुका है। इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एक से अधिक विमान वाहक पोत हैं। इतना ही नहीं, भारत उस एलिट क्लब में भी पहुंच चुका है जो इतने बड़े पोत का स्वदेशी तौर पर निर्माण करने में सक्षम है। लेकिन भारत को इस मुकाम को हासिल करने में सिर्फ दुश्मनों नहीं बल्कि दोस्त की दगाबाजी से भी जूझना पड़ा। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता है कि आईएनएस विक्रांत के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली स्टील पहले रूस से खरीदी जाने वाली थी, लेकिन
लेकिन दोस्तों रूस ने भारत को विक्रांत के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल स्टील बेचने से मना कर दिया। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तौर पर उससे कहीं ज्यादा उन्नत स्टील का निर्माण खुद ही किया। रूस के इस इंकार ने यह दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। आशंका जताई जा रही है कि उस समय रूस के ऊपर चीन का दबाव था ताकि भारत स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण न कर पाए। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मधु नायर ने द वीक को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि रूस ने 2005 में हमें आईएनएस विक्रांत के निर्माण के लिए स्टील देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर हमने उस स्टील को विकसित किया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम खुश हैं क्योंकि सभी युद्धपोतों में इस्तेमाल होने वाला स्टील भारतीय है। इस स्टील को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया था। शुरुआत में इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उत्पादित किया, लेकिन आज इसका उत्पादन जिंदल समूह और एसआर समूह करता है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट मिधानी से प्राप्त किए गए थे। नायर ने कहा, हमने जो बनाया है वो सबसे अच्छा स्टील है। दोस्तों मधु नायर ने बताया कि आईएनएस विक्रांत के निर्माण में 550 से ज्यादा कंपनियों ने अपना योगदान दिया है। इनमें से 100 तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस थी। इनमें से सबका अपना वर्क कल्चर और मेथोडोलॉजी थी। ऐसे में इन सबसे डील करने में हमें काफी कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नेटवर्किंग की, उससे हमें स्पीड को बढ़ाने में काफी मदद मिली। उन्होंने बताया कि एक विमान वाहक पोत का आकार और पैमाना विशाल होने के कारण विक्रांत के निर्माण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये भविष्य में हमारी मदद करने वाला है। पहले लोग पूछते थे कि क्या हमारे पास इतने बड़े आकार का जहाज बनाने की क्षमता है। आज केवल 5 या 6 देश हैं जो एक विमान वाहक पोत का निर्माण कर सकते हैं और भारत उनमें से एक है। दुनिया को आज हम पर भरोसा है। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि आईएनएस विक्रांत की लागत कितनी है, वहीं इसकी क्या क्या क्षमताएं हैं। तो दोस्तों आईएनएस विक्रांत की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। यह विमान वाहक पोत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका कुल डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन से ज्यादा है। इसके अंदर 15 डेक हैं, जिनमें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक पूल, एक किचन और महिलाओं के लिए स्पेशल केबिन है। आईएनएस विक्रांत में 2300 कंपार्टमेंट हैं और इसके निर्माण में 2400 किलोमीटर केबल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 8 विशाल बिजली जनरेटर हैं। ये हर दिन 4 लाख लीटर पानी प्रोड्यूस कर सकता है। भारतीय नौसेना में इस विमान वाहक पोत को कमीशन करने के बाद 4 से 5 महीनों का समय सभी उपकरणों के परीक्षण में लगने वाला है। समुद्री परीक्षण के दौरान आईएनएस विक्रांत पर 1700 लोगों को तैनात कर इसकी पूरी क्षमता की जांच की गई। पोत को तट से 200 किलोमीटर दूर ले जाया गया और छोटी छोटी चीजों की भी जांच की गई, जैसे कि क्या मशीनें समुद्र में 1 घंटे में 1000 चपाती और इडली बना सकती हैं। सवाल ये भी उठता है कि इसके निर्माण में देरी क्यों हुई। तो दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अतिरिक्त महाप्रबंधक के प्रदीप ने बताया कि 2007 में हमने आईएनएस विक्रांत की डिलीवरी के लिए 2020 की समय सीमा को निर्धारित किया था। अगर कोविड-19 महामारी नहीं आती तो हम इसे समय पर डिलीवर कर सकते थे। उन्होंने मोदी सरकार के गठन के बाद 2014 में हुई उस बातचीत को याद करते हुए बताया कि तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नौसेना प्रमुख से विक्रांत की प्रगति के बारे में पूछा। तब उन्हें इसके निर्माण को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। कुछ स्लाइड देखने के बाद जेटली ने कहा, मुझे बताओ चीफ, समय और लागत को लेकर अन्य देशों का प्रदर्शन कैसा है। चीफ ने कहा कि उन्हें 10 साल लग गए। जेटली ने पूछा, भारत कितना समय ले रहा है। इस पर चीफ ने जवाब दिया कि लगभग 13 साल सर। जेटली ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और पूछा कि विदेश में विमान वाहक पोत बनाने की लागत क्या है। इस पर नेवी चीफ ने कहा लगभग $5.5 अरब। जेटली ने पूछा भारत के बारे में क्या है। तब नेवी चीफ ने कहा $3 अरब। जेटली ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्या यह सब भारत के बारे में नहीं है। दोस्तों सवाल उठता है कि इसके निर्माण में किन किन कंपनियों का योगदान है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना का दूसरा विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत 76% ही स्वदेशी है। इस विमान वाहक पोत में 24% पुर्जे विदेशों से खरीद कर लाए गए हैं। इनमें से कई रडार, वेपन सिस्टम और दूसरे उपकरण शामिल हैं। आईएनएस विक्रांत के लिए कई वेपन सिस्टम और उपकरणों का निर्माण भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने खुद किया है। इसमें से डीआरडीओ के साथ नेवल डिजाइन ब्यूरो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, प्राइवेट कंपनियां जैसे किर्लोस्कर, एल&टी, कैल्ट्रॉन, जीआरएसी और वाटसिला इंडिया ने भी अहम योगदान दिया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हथियारों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो इसीलिए मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच खबर है कि भारत अब अपने हथियारों के लिए रूस पर कम निर्भर होता जा रहा है। ग्लोबल थिंक टैंक सिप्री के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में रूस के हथियारों का निर्यात भी कम हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के हथियारों का आयात तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। 2012-16 के मुकाबले 2017-21 में भारत के हथियारों के आयात में 3% की
गिरावट आई है। 2012-16 के बीच दुनिया भर के हथियारों की खरीद में भारत का हिस्सा 14% था, लेकिन 2017-21 के बीच ये गिरकर 11% रह गया। तो दोस्तों, भारत की नीतियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें।